तो चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं भारत के पहले महान ऐतिहासिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की कहानी में। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार और जबरदस्त रणनीति से गढ़ा गया था, लेकिन जिसकी आत्मा को, जिसके वजूद को सिर्फ एक खूनी जंग ने हमेशा के लिए बदल के रख दिया। यही वो सवाल हैं जो मौर्यों की कहानी के दिल में बसते हैं। देखिए, ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे महान बदलाव की दास्ता है जिसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आइए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी दो असाधारण लोगों से होती है। एक तरफ थे चाणक्य, जिनका दिमाग किसी भी बड़ी सेना से ज्यादा तेज और खतरनाक था, और दूसरी तरफ थे एक नौजवान जिसकी आंखों में पूरे भारत को एक करने का सपना था, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त से पहले मगध पर नंद वंश का राज था। एक ऐसा राज जो अपने जुल्म और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। ऐसे में चाणक्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार ने मिलकर इस तानाशाही को उखाड़ फेंका और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो भारत का भविष्य लिखने वाला था। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे किया गया? इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट चाणक्य ने अपनी महान किताब अर्थशास्त्र में तैयार किया था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शासन चलाने का, एक देश को चलाने का एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड था। इसमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, मतलब एक राज्य के 7 सबसे जरूरी अंग: राजा, मंत्री, जमीन, किला, खजाना, सेना और मित्र। उनका मानना था कि इन 7 के बिना कोई भी राज्य मजबूत हो ही नहीं सकता। चंद्रगुप्त का राज किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य बनाने के बाद उनका सबसे बड़ा कारनामा था 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराना। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे न सिर्फ मौर्य साम्राज्य की सरहदें ईरान तक पहुंच गईं, बल्कि कूटनीति के तहत एक शादी भी हुई, जिससे यूनानियों के साथ रिश्ते भी बेहतर हुए। देखिए, किसी भी साम्राज्य को जीतना एक बात होती है, पर उसे चलाना वो बिल्कुल अलग कहानी है, और मौर्य इस काम में भी उस्ताद थे। चलिए देखते हैं कि उनकी राजधानी पाटलिपुत्र का मैनेजमेंट सिस्टम कितना एडवांस था। और मजे की बात यह है कि इस कमाल के सिस्टम के बारे में हमें सबसे अच्छी जानकारी एक विदेशी की नजरों से मिलती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में जो लिखा, उसे पढ़ के लगता है कि मौर्य प्रशासन अपने वक्त से सदियों आगे था। जरा सोचकर देखिए, पूरे शहर को चलाने के लिए 6 अलग-अलग कमेटियां थी, हर एक का अपना काम। एक कमेटी इंडस्ट्री देखती थी, तो दूसरी शहर में आने वाले विदेशियों का हिसाब किताब रखती थी। तीसरी कमेटी जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करती थी। चौथी व्यापार पर नजर रखती थी। 5वीं कमेटी ये पक्का करती थी कि बाजार में बिकने वाला सामान अच्छी क्वालिटी का हो, और 6ठी कमेटी टैक्स इकट्ठा करती थी। मतलब ये आज के किसी मॉडर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा ही सिस्टम था। अब कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जिसके बारे में सबने सुना है, चंद्रगुप्त के पोते अशोक। अशोक ने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक तो पहुंचाया, लेकिन उनका रास्ता अपने दादा से बिल्कुल अलग था। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल देता है। जब अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, तो वो बिल्कुल अपने दादा जैसे ही थे, एक ताकतवर, महत्वाकांक्षी राजा जो साम्राज्य को और फैलाना चाहता था। लेकिन फिर साल आया 261 ईसा पूर्व, और एक जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जंग थी कलिंग की लड़ाई। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक भयानक नरसंहार था, जिसमें लाखों लोग या तो मारे गए या फिर बेघर हो गए। युद्ध के मैदान पर फैली तबाही और लाशों के ढेर ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अशोक ने युद्ध घोष यानी युद्ध की नगाड़ों की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया, और धम्म घोष यानी शांति और नैतिकता की आवाज को अपना लिया। अब जीत का मतलब जमीन जीतना नहीं रहा, बल्कि लोगों का दिल जीतना बन गया था। तो सवाल ये था कि अशोक अपनी इस नई सोच को, इस नई फिलॉसफी को इतने बड़े साम्राज्य में फैलाएंगे कैसे? जवाब था पत्थर। उन्होंने अपनी बात पत्थरों पर खुदवाई और अपनी आवाज को आने वाले हजारों सालों के लिए अमर कर दिया। तो आखिर ये धम्म था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मॉरल कोड था, जीने का एक सही तरीका, जो हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए था।
इसका सीधा सा मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां हिंसा की कोई जगह न हो, जहां लोग एक दूसरे की और बड़ों की इज्जत करें और जहां हर जीव के लिए दया हो। सोचिए, हजारों साल तक अशोक के मैसेज पत्थरों पर तो थे, पर उन्हें कोई पढ़ ही नहीं सकता था, एक पहेली की तरह। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने अशोक की आवाज को सदियों की खामोशी से निकालकर फिर से दुनिया के सामने ला दिया। और जब ये शिलालेख पढ़े गए तो दुनिया के सामने एक ऐसा राजा आया जो कह रहा था, सारी प्रजा मेरी संतान है। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। राजा अब सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का पिता और रक्षक बन गया था। अशोक की ये सोच सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रही, इसे पत्थर पर उकेरा गया, कला और आर्किटेक्चर में ढाला गया। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यह कोई आम आर्ट नहीं था, बल्कि एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट था, जिसका मकसद था सम्राट की ताकत और उनके धर्म के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना। सारनाथ का वो मशहूर शेर वाला स्तंभ हो, सांची का विशाल स्तूप हो, या फिर पहाड़ों को काटकर बनाई गई बराबर की गुफाएं, ये सब उसी दौर की शानदार कला का सबूत है। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि अशोक की विरासत आज भी हमारे साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। सारनाथ में मिला वही शेरों वाला स्तंभ आज आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमें उस महान सम्राट के आदर्शों की याद दिलाता रहता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया। और फिर 1850 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति ने कर दी और इस महान साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए डूब गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी शासक की असली विरासत क्या होती है? चंद्रगुप्त की तरह तलवार के जोर पर बनाया गया एक विशाल साम्राज्य, या फिर अशोक की तरह शांति और करुणा का वो संदेश जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हम सबके दिलों में गूंज रहा है? शायद इसका जवाब इतिहास हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।